नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आज आपके लिए रांगे राघोजी की एक कहानी पंच परमेश्वर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देश आदर्शवादी कहा जाता है। यहाँ की मान्यताएं भी काफ़ी आदर्शवादी रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग आदर्शों को न केवल नकार देते हैं बल्कि कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमको शर्मसार कर जाता है। प्रेमचंद जी ने इसी शीर्षक पंच परमेश्वर से एक कहानी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि पंच के मुख से खुदा या भगवान बोलता है, इसीलिए पंच परमेश्वर है। लेकिन रांगे राघव ने ये दर्शाया कि पंच जो हैं या जो न्याय व्यवस्था है या सारी व्यवस्था हमारी जो है वो किस तरह से शर्मसार होती है, छोटी छोटी बातों पर बिक जाती है, थोड़े से लेन देन पे बिक जाती है। तो रांगे राघव ने बहुत छोटे परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के कहानी लिखी, लेकिन सत्य है कि समाज के सभी वर्गों पर ये सत्य लागू होता है। तो रांगे राघव की इसी कहानी पंच परमेश्वर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में, बाद में भरतपुर विश्वविद्यालय में भी यही कहानी स्वीकृत हुई और कई विश्वविद्यालयों में है। तो इसकी प्रासंगिकता को लेकर के मैं एक आपको उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। रांगे राघव की कहानी पंच परमेश्वर परिवेश के बदलाव के साथ साथ भारतीय मान्यताओं में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज। तो चलें शुरू करते हैं। रांगे राघव जी लिखित यह कहानी परिवेश के बदलाव के साथ साथ भारतीय मान्यताओं में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज कही जा सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद जी ने इसी शीर्षक से 1916 ईस्वी में जो आदर्शवादी कहानी लिखी थी, उसमें पंचों ने वास्तव में परमेश्वर की भूमिका निभाई थी, अर्थात सच्चा न्याय किया था। इसे भारत की परंपरागत मान्यताओं का समर्थन माना जा सकता है। रांगे राघव की इस कहानी में पंचों का दायित्व कहीं अधिक गुरुतर था, किंतु कन्हई ने पंच मुखिया को शराब के बल पर वशीभूत कर अन्याय करने के लिए विवश कर दिया, और सच्चाई को जानते हुए भी सभी लोगों ने चौधरी के निर्णय को नतसिर स्वीकार कर लिया। यह केवल फूलो चंदा कन्हई या चौधरी का सत्य नहीं है, बल्कि यथार्थ यह है कि आज इस देश में दीन ईमान सब कुछ बिकाऊ है और उसे सरेआम खरीदा जा रहा है। हाँ, यत्र तत्र अपवाद मिल सकते हैं। सत्य हरिश्चंद्र के इस आदर्शवादी देश के इसी यथार्थ का एक जीवंत दस्तावेज बन यह कहानी प्रस्तुत हुई है, जहाँ सारे मानव मूल्य, नैतिकता, आदर्श, मान्यताएं, रिश्ते और भी बहुत से संदर्भ सरेआम नकार दिए गए हैं और समाज के सभी सदस्यों ने उसे नतसिर स्वीकार कर लिया है। ऐसा भी नहीं कि यह समाज मुकर नहीं है। इस प्रकार यह कहानी प्रेमचंद की इसी शीर्षक से लिखी गई कहानी में प्रस्तुत मान्यताओं में न केवल आमूलचूल परिवर्तन या परिष्करण करती हुई प्रतीत हुई है, बल्कि इसमें प्रस्तुत संवेदनात्मक विचलन के विविध संदर्भों को नकार देना भी संभव नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ करता। कहानी आज़ादी के आसपास का सृजन प्रतीत होती है, इसीलिए इसमें मार्क्सवाद, आंचलिकता और नई कहानी के सम्मिलित प्रभाव दृष्टिगत होता है। इसकी मूल संवेदना या इसके प्रतिपाद्य के कुछ प्रमुख संदर्भों को निम्नवत देखा जा सकता है। नंबर 1, ग्रामीण परिवेश की जीवंतता। भारत गांव में बसता है। प्रेमचंद के इस कथन को बाद के कहानीकारों ने भी स्वीकार किया है। इस कहानी की व्यापक पृष्ठभूमि में ग्रामीण परिवेश और उसमें भी गरीबों और मजदूरों के जीवन संदर्भों की प्रभावी प्रस्तुत हुई है। यही कारण है कि रचनाकार अपने उद्देश्य की जीवंत प्रस्तुति करने में न केवल सफल हुआ है, बल्कि हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत मान्यताओं के विरुद्ध अपनी बात को प्रभावी ढंग से स्थापित करने में भी। उल्लेखनीय है कि हिंदी के किसी भी आलोचक ने इस कहानी के प्रतिपाद्य को अद्यावधि प्रश्नांकित नहीं किया है, अर्थात यह सहज स्वीकार्य है। नंबर 2, ग्रामीण जीवन दर्शन।
कहानी की कथा वस्तु से कभी कभी यह प्रतीत होता है कि यह कहानी किसी शहर के आसपास की घटनाओं पर आधारित है, परंतु यह भी सत्य है कि नगरों या महानगरों में भी मजदूरों या गरीबों की बस्ती अभी भी ग्रामीण जीवन दर्शन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस कहानी में प्रस्तुत लोक जीवन के सभी संदर्भ परंपरावादी या ग्रामीण जीवन दर्शन पर ही आश्रित प्रतीत होते हैं। तीसरा बिंदु है पारिवारिक पृष्ठभूमि। भारतीय जीवन दर्शन संयुक्त परिवार पर आधारित जीवन दर्शन माना जा सकता है। आदर्शवादी होते हुए भी इसकी बहुत सी मान्यताएं व्यावहारिक रही हैं। यद्यपि यह भी सत्य है कि कभी कभी यह व्यावहारिकता अनेक विसंगतियों की जननी भी बन जाया करती है। देवर का पद इसी धरातल पर अवलोकनीय है कि इसके अनुसार बड़े भाई के असमय में दिवंगत हो जाने पर उसका छोटा भाई अर्थात देवर अपनी भाभी से विवाह कर सकता है, लेकिन कभी कभी यह निर्णय बहुत ही विसंगतिपूर्ण सिद्ध होता है, जिसका एक पहलू इस कहानी में दर्शाया गया है। बीधो बड़े भाई के मरने पर उसकी पत्नी रंपी को रखेल रख लेता है। इससे नाराज होकर उसकी विवाहिता अपने बेटे कन्हई को छोड़कर चली जाती है। फलतः कन्हई को अनाथों जैसा जीवन जीना पड़ता है, लेकिन अंततः वो आत्मनिर्भर बनता है और रंपी की मृत्यु पर उसके बच्चे चंदा की न केवल सहायता करता है बल्कि बड़े भाई की तरह उसका घर भी बसा देता है। लेकिन चंदा की मूर्खता या फूलों की उन्मुक्तता उससे वह कार्य करा जाती है जिसे भारतीय समाज सर्वथा अनैतिक मानता है। प्रसंगवश एक संदर्भ उल्लेखनीय है, वह यह कि चौधरी को शराब पिलाकर कन्हई फिलहाल दंडित होने से बच गया है। यद्यपि इसमें विशिष्ट भूमिका रही है फूलों द्वारा बोले गए इस झूठ की कि चंदा नपुंसक है, लेकिन कहानी के अंत में चंदा की विसूरती हुई अभिव्यक्ति और लेखक की टिप्पणी अनेकानेक संकेत दे जाती है। लेकिन सत्य यही है कि भोगवादी मानसिकता या स्वार्थपरता प्रायः भविष्य के परिणामों का चिंतन ही नहीं करती। चौथा बिंदु है मानवीय आचरण के विविध रूप। हर मनुष्य का प्रायः अपना एक सुनिश्चित जीवन दर्शन या नजरिया अथवा दायित्व बोध होता है, किंतु परिवेश और परिस्थिति के अनुसार जब वह विसंगतिपूर्ण संदर्भों या संवेदनाओं से गुजरता है तो अपने सारे आदर्शों को तिलांजलि दे देता है। यहाँ स्वार्थपरता इतनी प्रभावी हो जाती कि व्यक्ति समस्त सामाजिक, धार्मिक अथवा नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दे देता है। कन्हई और फूलों का आचरण इसी धरातल पर देखा जाना चाहिए। नंबर 5, भाग्य की विडंबना। मनुष्य की अपनी एक सोच होती है जिसके अनुसार वह जीवन यापन का प्रयास करता है। इसमें सामाजिकता या अपने परिजनों या परिवारीजनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इन सभी के मध्य जीवन जीने वाले व्यक्ति की अपनी एक कल्पनाजन सोच भी स्थापित हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां परिणाम सामने आ जाते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं, कुछ इस तरह कि उसकी कल्पना भी नहीं की जाया करती। इसी को भाग्य की विडंबना कहते हैं। इस कहानी में इसी संदर्भ का प्रभावी चित्रण हुआ है। चंदा को कन्हई ने बड़े भाई की तरह हर प्रकार की मदद दी, उसका घर भी बसाया, लेकिन अचानक ऐसा परिवेश निर्मित हुआ कि उसी ने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। कौन कितना दोषी है कहना बहुत आसान नहीं, लेकिन सत्य यही है कि भाग्य की विडंबना ने चंदा के जीवन की रसमयता को पूरी तरह विनष्ट कर दिया है। नंबर 6, नारी चरित्र का यथार्थ। नारी आचरण को अनेकानेक आदर्शों के साथ जोड़कर देखने वाली भारतीय मनीषा ने इस पर एक मार्मिक टिप्पणी भी की है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति तो मनुष्य। फूलों के आचरण में यह उक्ति पूरी तरह चरितार्थ हुई है। पहले चरण में वह मात्र गंवारिन लगती है, कन्हई के प्रति समर्पण तक उसका चरित्र लगभग ऐसा ही प्रतीत होता है, किंतु पंचायत में अपने को सही सिद्ध करने के लिए वह जो तर्क देती है उसकी काट चंदा के पास नहीं है और हर किसी को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ती है, भले ही वह गलत हो या सही। अतः यह कहानी इस संदर्भ में एक अभिनव मानक प्रस्तुत करने वाली कही जा सकती है कि नारी के चरित्र को समझना बहुत आसान नहीं। 7वां बिंदु है आदर्श या नैतिकता के बिखरते मानदंड। आज के परिवेश में भोगवादी दृष्टिकोण, स्वार्थपरता और कुल मिलाकर कहें तो खाओ पियो और मौज करो की मानसिकता न केवल प्रभावी बनती चली जा रही है, बल्कि हमारे सारे आदर्शों, मानव मूल्यों, मान्यताओं को तिलांजलि भी देती जा रही है। जहाँ प्रेमचंद ने अपनी इसी शीर्षक कहानी में संदेश दिया था
कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है, वहीं रांगे राघव जी ने संदेश दिया है कि पंच की जुबान से शराब भी बोलने लगी है। तात्पर्य यह है कि आज व्यक्ति पैसे की ताकत से कुछ भी कर सकता है। व्यापक भ्रष्टाचार के सांप्रतिक परिवेश में इसीलिए यह कहानी प्रासंगिक बन जाती है। इस प्रकार यह कहानी संवेदना की दृष्टि से एक सशक्त कहानी कही जा सकती है। इसके लिए कहानी कला का भी सार्थक उपयोग हुआ है। इसकी कथा वस्तु सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संदर्भों के साथ मनोवैज्ञानिक भी कही जा सकती है। इसमें पूर्व दीप्ति पद्धति का सार्थक उपयोग हुआ है। इसके 4 पात्र हैं, फूलो, चंदा, कन्हई और चौधरी। इन्हें वर्ग चरित्र कहा जा सकता है और ये हमारे समाज के जीवंत चरित्र हैं। कहानी किस्सा कोई पद्धति में लिखी गई है, किंतु संवादों का बहुत ही सार्थक उपयोग हुआ है। अंततः फूलों के 3 वाक्यों ने कहानी के प्रतिपाद्य को जिस प्रकार स्थापित किया है वह अभिनव है। इसकी भाषा बोलचाल के निकट की भाषा है और शैली के सभी 6 रूपों विवरण, वर्णन, भाव, विचार, आत्मकथात्मक एवं हास्य व्यंग्य का सार्थक उपयोग हुआ है। कहानी किसी नगर महानगर के पास बसे मजदूरों की बस्ती और आज़ादी के आसपास के समय की प्रतीत होती है, किंतु इसमें दर्शाई गई घटना कभी भी और कहीं भी घटित हो सकती है। अतः इसे देश काल की सीमा से मुक्त कह सकते हैं। इसका वातावरण आरंभ से ही गंभीर हो गया है, लेकिन अंत में कहानी मर्मस्पर्शी धरातल पर विश्राम लेती है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक मूल्यों में आने वाले विघटन का निदर्शन करना है, जो बहुत ही घिनौना है। अपने प्रयास में कहानीकार पूरी तरह सफल हुआ है, ये सुनिश्चित है। अतः यह कहानी निर्विवाद रूप से संवेदना और शिल्प के धरातल पर एक विशिष्ट रचना मानी जा सकती है। तो आशा है मित्रों कि आपको ये कहानी जो रांगे राघव द्वारा लिखी गई है यह पसंद आएगी और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों को भी सूचना देंगे।